नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर तपन भादविया लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मटेरियल्स या सामग्री, जिसमें हम स्टोर के द्वारा उत्पादन विभाग को निर्मित की जाने वाली सामग्री का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए, उन विधियों को समझेंगे, उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी देखेंगे, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। इससे पूर्व की जो हमारे वीडियोस थे उसमें मटेरियल से संबंधित आर्थिक आदेश मात्रा, विभिन्न प्रकार के स्तरों, टर्नओवर रेशियो आदि को हमने देखा था। आज हम इश्यू प्राइस या डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यू प्राइस, मेथड्स ऑफ इश्यू प्राइस को समझने का प्रयास करेंगे विभिन्न उदाहरणों और नियमों के आधार पर। बाजार से अलग अलग क्रय मूल्य पर स्टोर के द्वारा सामग्री क्रय की जाती है और स्टोर के द्वारा ये सामग्री उत्पादन विभाग की मांग पर समय समय पर उत्पादन विभाग को भिजवाई जाती है। तो उत्पादन विभाग अपने लागत पत्र में उस सामग्री का मूल्य क्या लिखे, इसके लिए जरूरी है कि स्टोर उस रिक्विजिट में जिस पे की ये सामग्री भेजी जा रही है निर्गमन का मूल्य प्रदर्शित करे अपनी लागतों के आधार पर, विभिन्न क्रय मूल्यों के आधार पर। इसलिए स्टोर जब उत्पादन विभाग को कारखाना में उस पे मूल्य भी निर्धारित करता है। ये मूल्य निर्धारण करने की कई सारी विधियां हैं जो आपके सामने इस चार्ट में दिख रही हैं। लागत मूल्य विधियां हैं, कुछ विशिष्ट मूल्य लागत विधियां हैं, बाजार मूल्य विधियां हैं और काल्पनिक मूल्य विधियां हैं। प्रथम आगमन, प्रथम निर्गमन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको हम देखेंगे। पहले आई हुई सामग्री को पहले निर्गमन करना। अंतिम आगमन, अंतिम निर्गमन, लिफो, जो बाद में आई है सामग्री उसको सबसे पहले निर्गमित करें। आधार स्टॉक विधि, थोड़ा सा स्टॉक जैसा भी प्रबंधक उचित समझे, स्टोर प्रबंधक उचित समझे, आधार स्टॉक की तरह हमेशा रख लिया जाता है और इसका निर्गमन केवल स्टॉक आउट की पोजीशन में ही किया जाता है। दूसरी प्रकार की विधियां हैं विशिष्ट मूल्य विधियां, स्पेसिफिक प्राइस मेथड्स, जैसे साधारण औसत विधि। इसमें मूल्यों का साधारण औसत कर निर्गमन मूल्य तय किया जाता है। भारित औसत मूल्य विधि या वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, इसमें सामग्री के मूल्यों के साथ में उसकी मात्रा को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद में है तीसरा सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, साधारण चल माध्य विधि। इसमें किसी निश्चित अवधि को तय करके उन अवधियों के लिए आवधिक साधारण औसत मूल्यों के योग को अवधियों की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है और निर्गमन मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद में है भारित चल माध्य विधि। इस विधि में निर्गमन दर की गणना करने के लिए आवधिक भारित औसत मूल्यों के योग को अवधियों की संख्या से विभाजित किया जाता है और निर्गमन मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद में है बाजार मूल्य विधियां या जिसमें वापस मार्केट प्राइस मेथड में आप देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड या वसूली मूल्य विधि भी इसको इसके बाद में है वसूली मूल्य विधि। तो पहले प्रतिस्थापन मूल्य विधि, इस मूल्य से आशय है जिस पर पुनर्मूल्यांकित या प्रतिस्थापित की जाने वाली सामग्री के समान ही सामग्री को खरीदा जा सकता है। जैसी सामग्री हम निर्मित कर रहे हैं वैसी बाजार से अगर हम खरीदें तो उसका मूल्य क्या होगा, उसको हम प्रतिस्थापन लागत कहेंगे और उस पर निर्गमन मूल्य तय किया जाएगा। अगली विधि है इसी में वसूली मूल्य विधि या रियलाइजेबल प्राइस मेथड। इस वसूली मूल्य विधि से आशय उस मूल्य से है जिस पर निर्गमित की जाने वाली सामग्री को बाजार में बेचा जा सकता है। अगर हम बाजार में बेच पाए और उससे जो पैसा वसूल होता है उसी मूल्य के ऊपर हम निर्गमन कर देते हैं। इसके बाद में चौथे प्रकार की विधियां हैं काल्पनिक मूल्य विधियां या नोशनल प्राइस मेथड, जिसमें वापस पहला है प्रमाप मूल्य विधि या स्टैंडर्ड प्राइस मेथड।
प्रमाप लागत का निर्धारण वास्तव में चालू मूल्य या अनुमानित बाजार प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। तो किसी भी एक पूर्व निर्धारित प्रमाप दर को तय कर लिया जाता है, उसे ही निर्गमन मूल्य मान लिया जाता है और उस ऐसे समय में वास्तविक क्रय लागत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। काल्पनिक मूल्य विधि में ही अगली और अंतिम है स्फीतिक मूल्य विधि। प्राकृतिक या वातावरण कारणों से या टूट फूट या रिसाव आदि के कारण सामग्री के भार में कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये जो हानि हो रही है सामग्री के भार की, इस हानि की पूर्ति के लिए सामग्री के निर्गमन मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। इसी को हम स्फीतिक मूल्य विधि कहते हैं। इस प्रकार ये विभिन्न निर्गमन की विधियां हैं। समय और परिस्थिति और प्रबंधकों के निर्णयों के आधार पर ये संस्थान में लागू की जाती हैं। इन विभिन्न निर्गमन मूल्य निर्धारण विधियों में से कुछ हम ले रहे हैं। उसमें से पहली है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। इस विधि में सामग्री स्टोर से उत्पादन विभाग की मांग पर सबसे पहले स्टोर में आई सामग्री के मूल्य या परचेज प्राइस पर निर्गमित की जाती है। अर्थात जिस क्रम में सामग्री स्टोर में आती है उसी क्रम में वे निर्गमित भी की जाती हैं। इस प्रकार स्टोर में अंतिम स्टॉक सबसे बाद में आई सामग्री का ही रहता है। सामग्री के गिरते मूल्यों की स्थिति में यह विधि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में अधिक लागत वाली सामग्री उत्पादन पर प्रभावित होकर वसूल हो जाती है। इसमें अंतिम स्टॉक बाजार मूल्य को बतलाता है। इसी क्रम में हम एक सवाल लेके इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, निर्गमन मूल्य की गणना कैसे की जाती है, उसको देखेंगे। फीफो विधि के आधार पर हमें कुछ गणना करनी है। इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि मार्च 1 को प्रारंभिक शेष है 500 टन का 200 रुपए के हिसाब से। इसी प्रकार से मार्च 3 को निर्गमन दिया हुआ है, इसका प्राइस हमें ज्ञात करना पड़ेगा। मार्च 4 को फिर निर्गमन दिया हुआ है 100 टन का, इसका भी हमें प्राइस ज्ञात करना है। फिर इसी प्रकार से 5 को भी निर्गमन है, 13 को फिर प्राप्ति है, 14 को विभाग ए से वापसी रिफंड रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट वापस आया हमारे पास माल, 16 को निर्गमन, 20 को प्राप्ति जिसका मूल्य दे रखा है, प्राप्ति का हमेशा मूल्य होगा इसमें, और निर्गमन का मूल्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसको हम देखते हैं अगली स्लाइड पर। इसी का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो दिए गए प्रश्न को हमें फीफो से हल करना है। प्रारंभिक शेष हमें देखिए, आप बैलेंस का कॉलम हमारा है क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू। उससे ठीक पहले बीच में इशू का कॉलम है क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू, और उससे ठीक पहले डेट का कॉलम है क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू। डेट को हमने क्रम से अरेंज करना है। रिसिप्ट इशू में जैसा भी आइटम रिसिप्ट इशू या बैलेंस का होता जाए उसको हम इसमें भरते जाए स्टोर लेजर अकाउंट में। तो प्रदर्शित करने के बाद में फिर प्रश्न में दे रखा है 3 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख को तीनों दिनों में निर्गमन है क्रमशः 70, 100 और 80 इकाइयों का। क्योंकि इन तारीखों के बीच में कोई भी प्राप्ति नहीं हुई है और अंतिम बैलेंस जो है वो 500 इकाइयों का 200 रुपए के हिसाब से, तो इस 200 रुपए वाली इकाइयां ही ये तीनों बार निर्गमित कर दी जाएगी। तो बैलेंस क्रमशः कम होता चला जाएगा। पहले 500 में से 70 गया तो बैलेंस में आप देख रहे हैं 430 इकाइयां, फिर उसमें से 100 गई तो 330 इकाइयां, फिर 80 गई तो 250 इकाइयां 200 रुपए वाली बची हुई है 5 तारीख को। 5 तारीख के बाद में 13 तारीख को प्राप्ति हुई है 200 इकाइयों की 190 रुपए के हिसाब से। तो बैलेंस में प्रदर्शित करते समय बिल्कुल सावधानी बरतें। जो पहली वाली इकाइयां हैं वो पहले ही लिखें और बाद वाली इकाई हमेशा बाद में लिखें, तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा, गलतियों होने की संभावना कम हो जाएगी। तो बैलेंस आप देख रहे हैं 250 इकाइयां 200 वाली पहले लिखी हुई हैं और 200 इकाइयां बाद में है 190 वाली। कुल मिलाकर ये जो मूल्य है 50,000 और 38,000 दोनों को जोड़ के आप चाहें तो यहाँ पर 88,000 रुपए एक साथ भी दर्शा सकते हैं। मार्च 14 को विभाग ए से वापसी, जब हमने पहले भेजा था ये माल, वो वापस अपने को हो गया है 15 टन का। तो जिन मूल्यों पर ये माल भेजा गया था उसी मूल्य पर ये वापस रिसिप्ट हो जाएगा। ध्यान रहे अगर स्टोर ने मार्केट को लौटाया होता, वापस से सप्लायर को लौटाया होता, तो ये इशू वाले कॉलम में लिखते, क्योंकि इससे क्वांटिटी कम होती है।
परंतु उत्पादन विभाग से जब हमें वापस मिला है तो इससे हमारी को स्टोर की क्वांटिटी बढ़ेगी। इसे रिसिप्ट में दर्शाएं और उसी मूल्य पर दर्शाएं जिस मूल्य पर ये इशू किया गया था उस वाली तारीख के हिसाब से। फिलहाल 200 रुपए के हिसाब से तो क्वांटिटी आप बैलेंस में देखिए 250 वाली अभी भी सबसे पहले है 200 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से, फिर उसके बाद में 200 इकाइयाँ 190 के हिसाब से, और अभी अभी जो 15 इकाइयाँ वापस मिली हैं हमें वो सबसे लास्ट में दिखा रखी हैं 15 इकाइयाँ 200 के हिसाब से, और इनका जो मूल्य है वो सेपरेट दर्शा रखा है अभी हमने बैलेंस में वैल्यू को 50,000, 38,000 और 3,000। आप चाहे तो इनका योग कर ले 91,000 एक साथ एक मुश्त दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से 16 तारीख को 180 इकाइयों का निर्गमन प्रश्न में कह रखा है। विधि अपनी फीफो है। सबसे पहली इकाई आप बैलेंस में देखेंगे तो 3 प्रकार की इकाइयां हैं 250, 200 और 15 क्रम। इसमें से 250 में से सबसे पहले वाली में से निर्गमन हम कर देंगे 250 में से 180, तो बैलेंस में वापस देखें 16 तारीख को सबसे पहले बचेगी 250 में से 180 निर्गमन के बाद में 70 इकाइयां 200 रुपए वाली। उसके बाद में 200 इकाइयां वो की वही हैं 190 की, और 15 इकाइयां वही हैं 200 वाली, और उसके बाद में 20 मार्च को 240 इकाइयां प्राप्त हुई हैं। बैलेंस को लिखने का तरीका फिर देखिए, 70 पहले वाली अभी भी पहले लिखी हुई हैं 200 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, फिर 200 इकाइयां 190 के हिसाब से, 15 200 के हिसाब से, 240 195 के हिसाब से वैल्यू एक मुश्त भी दर्शा सकते हैं, मैं ऊपर अभी बोल चुका हूं। 24 मार्च को जो इशू किया गया है कुल मिला के 300 इकाइयों का, विधि है अपनी फीफो FIFO। तो जो सबसे पहले वाली बैलेंस में सामग्री पड़ी हुई है 70 इकाइयां 200 वाली सबसे पहले यही निर्गमित कर दी जाएंगी। इसके बाद में 200 इकाइयां और हैं 190 वाली बैलेंस में, वो भी ले लें तो 270 ही हुई है, और ले लें। उसके बाद में 15 इकाइयां उसमें से और ले लें तो फिर ये हो गई 285 इकाइयां। फिर उसके बाद में 15 इकाई जो शेष बची वो लेनी पड़ेगी 240 में से 195 वाली। तो इस प्रकार से फीफो विधि है, ऊपर वाले क्रम से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर पहले से सामग्री लेते चले जाएं। शेष जो बचेगी 240 में से 15 इकाइयां भी निर्गमित कर दी गई हैं तो 240 में से 225 बची 195 वाली, और अंतिम स्टॉक 24 मार्च को 225 इकाइयों का 43,875 रुपये का, और निर्गमन मूल्य हमने बीच वाले कॉलम में देखे हैं किस प्रकार से निर्धारित किए हैं। निर्गमन की दूसरी विधि है अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लिफो। इस विधि में सबसे अंत में क्रय की गई सामग्री में से सबसे पहले निर्गमन किया जाता है, अर्थात उत्पादन पर प्रभावित होने वाली लागत बाजार मूल्य पर होती है। मुद्रास्फीति के समय में निर्गमन की यह विधि उत्तम है। इस विधि में अंतिम स्टॉक पुराने मूल्यों पर मूल्यांकित होता है। बाजार में सामग्री की मूल्य गिर रहे हों तब इस विधि से सामग्री निर्गमन मूल्य निर्धारित करने पर लाभों में वृद्धि होगी, क्योंकि कम लागत को उत्पादन पर प्रभावित किया जाने से उत्पादन लागत कम हो जाती है, और उत्पादन लागत कम होगी तो स्वाभाविक है लाभ बढ़ जाएगा। इसी को समझने के लिए एक उदाहरण हमारे सामने है कि हमें नीचे जो सूचना दी गई है उसके आधार पर एक विवरण तैयार करना है या स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है, जिसमें कि लिफो विधि को अपनाना है। बाद में जो सामग्री है सबसे पहले निर्गमन से ठीक पहले अंतिम स्टॉक को देखिए, बैलेंस को देखिए, उसमें विभिन्न प्रकार के मूल्यों की सामग्री को अलग अलग हम अरेंज करते हैं। जो सबसे बाद में आई हुई सामग्री है उसको उसमें से सबसे पहले हम निर्गमन करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। जबकि अपने को दे रखा है 1 फरवरी को प्रारंभिक शेष है, उसके बाद में प्राप्ति का क्वांटिटी और प्राइस दोनों दिया हुआ है, 3 तारीख को भी प्राप्ति और उसका प्राइस दिया हुआ है, 4 तारीख को उपकार्य या जॉब या उत्पादन विभाग को निर्गमन किया गया है। इस आधार पर 400 इकाइयों का, और इस 400 इकाइयों का मूल्य नहीं दे रखा है और वही निर्गमन मूल्य है जो कि हमें निर्धारित करना है। इसी प्रकार से 6 तारीख को भी निर्गमन है, इसको हम इशू वाले कॉलम में दिखाएंगे 120 इकाइयों को। इसका निर्गमन मूल्य भी हम लिफो के आधार पर ज्ञात करेंगे। फिर वापस प्राप्ति है जिसका प्राइस अपने को परचेज प्राइस दिया हुआ है, और उसके बाद में फिर निर्गमन है जिसका निर्गमन मूल्य लिफो पे हमें निर्धारित करना है। तो देखते हैं अगली वाली स्लाइड पर इसका सॉल्यूशन कि किस प्रकार से हमें स्टोर लेजर अकाउंट में प्राप्तियों को पहले खाने में, निर्गमन को दूसरे बड़े खाने में, और बैलेंस को, स्टॉक को हमें तीसरे बड़े खाने में अरेंज करना है और निर्गमन मूल्य ज्ञात करना है।
ये हमने बनाया है स्टोर लेजर अकाउंट, जिसमें क्रम से दिनांक लिखी जाएंगी, क्रम नहीं टूटेगा। इसी प्रकार से रिसिप्ट के 3 खाने हैं, इश्यू के 3 खाने हैं और बैलेंस के 3 खाने हैं। तो जो भी प्राप्तियां हैं वो रिसिप्ट में बतला देंगे। जो भी इशू हमने उपकारी को या उत्पादन विभाग को किया है वो हम इशू वाले खाने में बताएंगे, और इसमें जो बीच वाला कॉलम है प्राइस, वही निर्गमन मूल्य है जो हमें ज्ञात करना है, बैलेंस को ध्यान में रखते हुए कि बैलेंस में किस प्रकार के मूल्य की सामग्री सबसे अंत में है, उस प्राइस पर हम निर्गमन सबसे पहले करेंगे। तो ये सॉल्यूशन है। 1 फरवरी को चूंकि अपने पास में ओपनिंग शेष दिया हुआ है प्रश्न में, 100 इकाइयाँ 10 रुपए के ऊपर 1000 रुपये इसका मूल्य है। इसके बाद में 2 तारीख को हमें कहा है निर्गमन करने के लिए, तो 2 तारीख को प्राप्तियां हैं, 2 तारीख की प्राप्तियां हैं 200 इकाइयों की, तो रिसिप्ट वाले खाने में डालें 10.5 रुपए के हिसाब से 2100 रुपया। तो अब ध्यान से देखें आप, बैलेंस वाले खाने में पहले वाले ऊपर वाली 100 फिर लिखी गई है 10 रुपए के ऊपर से, और जो अब आई हैं 200 वो उसके ठीक नीचे दर्शा रखी है हमने 10.5 रुपए के हिसाब से। क्रम नहीं चुकेगा यहाँ पर, जो पहले वाली सामग्री है उसका क्रय मूल्य पहले और उसकी क्वांटिटी पहले, और बाद वाली का बाद में ही लिखेंगे। आप इसका मूल्य भी हमने वैल्यू भी लिखा हुआ है, 10 को अगर 100 से गुणा करें तो 1000 और 200 को 10.5 से गुणा करें तो 2100। आप चाहें तो यहाँ पे 1000 और 2100 को पृथक ना बतला के 3100 रुपया एक साथ भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद में फिर हमें प्राप्ति हुई है 300। तो बैलेंस को लिखने का तरीका आप ध्यान रखिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर हमें निर्गमन मूल्य निकालना पड़ता है। सबसे पहले 10 रुपए वाली अभी भी सामग्री वही है 100, उसके बाद में 10.5 रुपए की 10 रुपए 50 पैसे वाली सामग्री, और अभी जो 3 तारीख को आई है वो सबसे अंत में लिखी हुई है 10 रुपए 60 पैसे वाली सामग्री। इस प्रकार से ये जो मूल्य है ये तीनों का सेपरेट भी दर्शाया जा सकता है और इनका योग करके भी हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तारीख 4 को कुल मिला के प्रश्नानुसार हमें 400 इकाइयों का निर्गमन करना है। 400 इकाइयों का निर्गमन करना है जॉब ए को, चूंकि लीफो मेथड है, बस यहीं पर ध्यान रखिए, चूंकि ये लीफो मेथड है तो आप अंतिम शेष वाले खाने में देखिए, बैलेंस में देखिए, सामग्री का क्रम मैं ऊपर से पढ़ रहा हूं, क्वांटिटी पहले 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है। अब हमें चूंकि 400 इशू करनी है तो लीफो मेथड में नीचे नीचे से सबसे पहले इशू करें, लास्ट को सबसे पहले इशू करें। तो 300 में से 300 सारी सामग्री 10 रुपए 60 पैसे की निर्गमन में दर्शा रखी है हमने, और 300 के बाद में हमें चूंकि 400 करनी है तो 100 और लेनी है, वो इस 200 इससे ठीक ऊपर वाली 200 में से ली जाएंगी। तो इन 200 में से 100 इकाइयां यहां पर लेंगे 10 रुपए 50 पैसे वाली। तो इन 200 में से 100 तो निर्गमन में चली जाएंगी और 200 में से 100 10 रुपए 50 पैसे वाली हमारे शेष बच भी जाएंगी। तो बैलेंस देखिए, इसके बाद में 100 तो 10 रुपए वाली बच गई और 100 10 रुपए 50 पैसे वाली बच गई। तो निर्गमन मूल्य इस प्रकार से तय हो गया। 400 इकाइयां लास्ट 3 में से पहले 300 10 रुपए 60 पैसे वाली, फिर उससे ठीक पहले वाली 200 में से 100 इकाइयां 10 रुपए 50 पैसे वाली। कुल निर्गमन मूल्य एक साथ करके दर्शाएं तो 4230 रुपया, और सेपरेट दर्शाएं तो ये आपके सामने है। बैलेंस लिखते समय फिर ध्यान रखें कि पहले वाली अभी भी पहले है और बाद वाली अभी भी बाद में है। 6 तारीख को इसी प्रकार से निर्गमन किया गया है। प्रश्नानुसार हमें बी उपकारी को 120 इकाइयां निर्गमित करनी है। तो इससे ठीक पहले लास्ट बैलेंस में देखिए, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो सबसे पहले लास्ट वाले सामग्री पर ध्यान लगाएं। तो 100 इकाइयां हैं और हमें 120 निर्गमन करना है, तो 100 तो सारी यही हो जाएंगी 10 रुपए 50 पैसे वाली, और 20 जो शेष और निर्गमित करनी है वो इससे ठीक पहले वाली 100 10 रुपए वाली जो है उनमें से निर्गमित की जाएंगी। तो इस प्रकार से ये निर्गमन मूल्य तय हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के आधार पर। फरवरी 6 को 100 इकाइयां 10.5 पे और 20 इकाइयां 10 रुपए पे निर्गमन किया गया। इसी प्रकार से फरवरी 7 को फिर प्राप्तियां हुई हैं। ध्यान रहे, बाद की प्राप्तियों को बाद में ही लिखा जाएगा, चाहे विधि फीफो हो और चाहे वो लिफो हो या अन्य विधि हो। 80 इकाइयां जो ऊपर की हैं वो पहले लिखी हैं, 400 अभी अभी आई हैं वो सबसे लास्ट में लिखी हुई हैं। अगला निर्गमन 200 का है तो वो इस 400 में से निर्गमन कर दिया जाएगा 11 रुपए से। शेष लिखने का क्रम अभी भी वही है, जो पहले वाली 80 पहले लिखी हुई है 10 रुपए वाली, और 400 में से 200 इश्यू करने के बाद में 200 बची हुई हैं वो 11 रुपए वाली। मूल्य जो है इसका आप चाहे पृथक से दर्शाएं या इसका योग करके दर्शाएं, तो ये योग है 3000। यही क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है कि
लिफो आधार पर 8 तारीख को क्लोजिंग स्टॉक कुल मिला के 280 इकाइयों का और कुल मूल्य इसका 3000 रुपया। अगली विधि है साधारण औसत मूल्य विधि या सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। इस विधि में अंतिम क्रय की गई सामग्री को पहले से स्टोर में रही सामग्री के साथ मिला दिया जाता है, यानी कि समानता हो जाती है स्टोर तथा निर्गमन के समय स्टोर में अवस्थित सभी सामग्री क्रय मूल्यों में के साधारण औसत मूल्य पर सामग्री की मात्रा को ध्यान में रखे बिना पर कारखाना पर निर्गमित कर दिया जाता है, उत्पादन विभाग को निर्गमित कर दिया जाता है। निर्गमन मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? इश्यू प्राइस के लिए सूत्र आपके सामने है। उपलब्ध प्रत्येक सामग्री के क्रय मूल्य का योग। अगर हमें अंतिम शेष में निर्गमन से ठीक पहले अंतिम शेष में 3 अलग अलग प्रकार की सामग्रियों के मूल्य दिख रहे हैं तो उन तीनों का योग कर लेंगे और ऐसे क्रयों की संख्या अगर वो 3 मूल्य है 3 का भाग दे देंगे। अगर इस प्रकार के 4 मूल्यों का अंतिम शेष है तो हम 4 का भाग दे देंगे। यह विधि क्रम प्रचलित है और केवल तभी उपयुक्त है जबकि सामग्री समान मात्रा में समान समूह में क्रय की जाती हो तथा मूल्यों में उच्चावचन भी कम हो। इसी को समझने के लिए और निर्गमन मूल्य कैसे ज्ञात किए जाएंगे इसको देखने के लिए हम एक सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सामग्री X से संबंधित ये कुछ अपने को रिसिप्ट और इश्यूज दिए हुए हैं और सिंपल एवरेज मेथड के आधार पर हमें इस प्रश्न को हल करना है। ध्यान से देखें तो रिसिप्ट पहले दे रखी है अक्टूबर 3, अक्टूबर 13 और अक्टूबर 23 को और निर्गमन अक्टूबर 5 को, अक्टूबर 15 को और अक्टूबर 25 को। इनको चाहे वो रिसिप्ट हो या निर्गमन हो तारीखों में क्रम को बनाते हुए हमें स्टोर लेजर में प्रदर्शित करना है। दूसरा, रिसिप्ट में आपको क्रय मूल्य साथ में दिया हुआ है जबकि निर्गमन में मूल्य नहीं दे रखा है और वही हमें ज्ञात करना है। यही हमारा प्रश्न है कि इश्यू प्राइस को कैसे निर्धारित करें इस सवाल में साधारण औसत विधि से। देखते हैं अगली स्लाइड पर। स्टोर लेजर अकाउंट सिंपल एवरेज मेथड से हम इसको हल कर रहे हैं। अगर कुछ विभिन्न सूचनाएं और उपलब्ध हैं तो उसको हम ऊपर इस तालिका के अकाउंट के ऊपर लिख लेते हैं। इसके बाद में वही डेट क्रम से जमाएंगे, जिस क्रम में डेट है उसी क्रम में चाहे वो रिसिप्ट हो या इश्यू हो इस डेट के क्रम में उसको अरेंज कर लेंगे। रिसिप्ट का एक खाना है जिसमें क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू, इसी प्रकार इश्यू में, इसी प्रकार बैलेंस में। हमें सामग्री जो मिली है वो सबसे पहले 500 इकाइयाँ 4 रुपए की, तो शेष में भी ये रह जाएंगी 504 वाली। फिर उसके बाद में अक्टूबर 5 आती है तो पहले 5 तारीख का निर्गमन हम ले लेंगे 400। तो इस 400 से ठीक पहले अगर हम देखें तो एक ही प्रकार की सामग्री है 4 रुपए वाली, तो इस 500 में से ये 400 इश्यू कर देंगे 4 रुपए वाली, तो बचेगी 100 इकाइयाँ फिर 4 रुपए वाली। तो शेष है इस तारीख को 100 इकाइयाँ 4 रुपए वाला। इसके बाद में 13 तारीख को 900 इकाइयाँ हमें प्राप्त हुई हैं 4 रुपए 30 पैसे के हिसाब से। इशू कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम शेष जो ध्यान रखें, यहाँ पर जो शेष है वो 1000 दिखा रखा है हमने। इसको आप सेपरेट सोचें कि पहले 100 इकाइयाँ हैं 4 रुपए वाली और उसके बाद में 900 इकाइयाँ हैं 4.5 रुपए वाली। जब हम सिंपल एवरेज प्राइस लेंगे तो दो प्रकार का मूल्य यहाँ पर है, एक 4 वाला और एक 4.5 वाला। तो नीचे आप देख रहे हैं कि एवरेज प्राइस यहाँ पर निकालने के लिए 4 और 4.5 दोनों को जोड़ा और चूंकि ये दो मूल्य हैं तो 2 का भाग दिया, 4.25 रुपया 4 रुपया 15 पैसा 4 रुपीज 15 पैसा निर्गमन मूल्य आ गया। तो अक्टूबर 15 को देखें आप 600 इकाइयां निर्गमित की गई हैं तो ये 4 रुपये 15 पैसे से निर्गमित की गई हैं। मैं वापस से दोहरा रहा हूं कि ये जो 600 इकाइयां निर्गमित की है इसके लिए हमने सिंपल एवरेज प्राइस तो निकाल लिया है 4 रुपये 15 पैसा। कैसे? 4 और 4.5 रुपया 4 रुपये 30 पैसा, 4 और 4 रुपये 30 पैसे का औसत हमने यहाँ पर निकाल लिया है। सामग्री कैसे थी? 100 पहले और 900 बाद में। तो अब ये जो 600 इशू हुआ है तो 100 वो पहले वाली सामग्री है वो चली गई है। इस प्रकार से आगे औसत में वो 4 रुपया काम में नहीं आएगा। शेष की जो 900 सामग्री थी उसमें से 500 यहां पर इशू में चली गई है, 100 4 वाली और 500 4 रुपये 30 पैसे वाली सामग्री जो शेष है वो अब 400 है। तो यहां पे देखिए आप बहुत ध्यान से देखें कि प्राइस दर्शाना बंद कर दिया है इसके बाद में। और अगर हम दर्शाएं तो फिर वैसे ही दर्शाएं, पहले आई वो पहले
और बाद में आई वो बाद में निर्गमन सामग्री का जो खत्म होगा निर्गमन करते समय, वो ऊपर वाली सामग्री यानी कि पहले वाली सामग्री ही इसमें दी जाती है। तो वैल्यू कैसे निकालें? तो वैल्यू जो अंतिम शेष, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1000 का जो अंतिम शेष है 4270 रुपया, इसमें से निर्गमन कितने रुपए का हो गया? 2490 रुपए का निर्गमन हो गया। ये घटा दें तो 400 इकाइयों का शेष मूल्य बच जाएगा 1780 रुपया। इसके बाद में प्राप्तियां हुई हैं 600 इकाइयों की, 3 रुपये 80 पैसे के ऊपर। तो मैं फिर दोहराऊं कि ऊपर जो 400 इकाइयां बची हुई है वो किस में से बची हुई है? 900 में से। कितने रुपए वाली? 4 रुपये 30 पैसे वाली। तो 4 रुपये 30 पैसा लेंगे एवरेज प्राइस निकालने के लिए, यद्यपि आपके प्राइस के खाने में यहाँ पे दर्शा नहीं रखा है, आप चाहें तो इसको सेपरेट करके दर्शा भी सकते हैं। 4 रुपये 30 पैसा। अब कितनी आई है? 600 इकाइयां, उसका मूल्य क्या है? 3 रुपया 80 पैसा प्रति इकाई। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग अगर हम लगाते हैं तो औसत मूल्य निकलता है 4 रुपया 5 पैसा। अक्टूबर 25 को हमने जो इशू किया है वो 4 रुपये 5 पैसे पर किया है। तो अंतिम शेष इससे ठीक पहले था 4060 रुपए का। अब हमने 2430 रुपए का इशू कर दिया वैल्यू का, तो 4060 में से अगर हम 2430 को घटा दें तो बैलेंस का वैल्यू बचता है 1630 रुपया। इस प्रकार से अंतिम स्टॉक है सिंपल एवरेज के आधार पर 400 इकाइयों का 1630 रुपए का वैल्यू का। इसके बाद में चौथी विधि है भारित औसत मूल्य विधि, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इस विधि में निर्गमन मूल्य की गणना निर्गमन के समय स्टोर में उपलब्ध कुल मात्राओं तथा कुल लागत के आधार पर की जाती है, यानी मात्रा को इसमें ध्यान में रखते हैं, सिंपल एवरेज में वो नहीं रखते थे हम। प्रत्येक प्राप्ति के बाद भारित औसत मूल्य की वेटेड एवरेज प्राइस की निर्गमन मूल्य की गणना की जाती है। दो निर्गमनों के मध्य यदि कोई प्राप्ति नहीं हुई है तो फिर निर्गमन मूल्य भी समान रहेगा, क्योंकि प्राप्ति नहीं हुई है तो वेटेड एवरेज प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। निर्गमन मूल्य या वेटेड एवरेज प्राइस हम कैसे ज्ञात करते हैं? स्टोर में सामग्री की कुल लागत, यानी निर्गमन से ठीक पहले देखें स्टोर में कुल कितनी लागत की सामग्री है और स्टोर में कुल कितनी सामग्री है उसका उसमें भाग दे दें। तो कॉस्ट ऑफ टोटल अवेलेबल क्वांटिटी में हम भाग दे दें टोटल अवेलेबल क्वांटिटी का, तो ये निर्गमन मूल्य या वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा। यह FIFO और LIFO की तुलना में आसान है। यह स्टोर में उपलब्ध विभिन्न सामग्री समूहों की पहचान नहीं करती। इस विधि में निर्गमन मूल्य वास्तविक क्रय मूल्यों को परिलक्षित नहीं करते हैं। एक उदाहरण अपने सामने है। ये उदाहरण कि हमें प्रारंभिक शेष दिखा हुआ है, उसके बाद में क्रय है तो रिसिप्ट में लिखेंगे, निर्गमन है तो इशू में लिखेंगे, क्रय है फिर रिसिप्ट में लिखेंगे, निर्गमन और निर्गमन ये हम इशू प्राइस में लिखेंगे। इसके आगे आप देख रहे हैं प्राइस पर यूनिट में क्वेश्चन मार्क है निर्गमन के लिए। यही अपना प्रश्न भी है कि भारत औसत मूल्य के आधार पर ये तीनों मूल्य कैसे निकाले जाते हैं। देखते हैं अगली स्लाइड पर। स्टोर लेजर अकाउंट हम वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर बना रहे हैं। प्रश्नानुसार जो हमें प्रारंभिक शेष बता रखा है उसको हमने लास्ट बैलेंस में लिखा हुआ है। इसके बाद में परचेज है वो 200 इकाइयों की 22 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर जो बैलेंस को प्रदर्शन करने का तरीका है उसको आप ध्यान में रखें कि पहले की इकाइयां हैं 300, अब की इकाइयां हैं जो परचेज की हैं हमने वो 200, कुल मिला के इकाइयां हुई 500। इसके बाद में आप वैल्यू पर आ जाइए, सीधा प्राइस को छोड़ दीजिए। वैल्यू में पहले है 6000 रुपए का बैलेंस, अब हमने जो परचेज किया उसका वैल्यू है 4400, दोनों का योग करें 6000 और 4400 तो वैल्यू बैलेंस में वैल्यू वाले खाने में आप देखिए 10400। अब आप क्या कीजिए, इस 10400 में 500 जो इकाइयां हैं इसका भाग दे दें तो बीच में ये जो कॉलम है प्राइस ये ज्ञात हो जाएगा। यानी कि वैल्यू में क्वांटिटी का भाग दें, पहले क्वांटिटी कंप्यूट करें फिर वैल्यू कंप्यूट करें, वैल्यू में क्वांटिटी का भाग दें तो बीच में जो ये कॉलम है इसमें प्राइस सीधे ही आ जाएगा और इन्हीं की गणना नीचे आपको वर्किंग्स में दर्शा रखी है। अगर आप सेपरेट रूप से करना चाहें तो वो इस प्रकार से गणना की जा सकती है। बाकी आसान तरीका है कि जो बैलेंस की क्वांटिटी है उसमें रिसिप्ट अगर हुई है तो वो क्वांटिटी जोड़ दें और अमाउंट के साथ में वैल्यू के साथ में जोड़ दें। ठीक इसी प्रकार से अगर इश्यू हुआ है बैलेंस के बाद में तो क्वांटिटी में से इशू की जो निर्गमन की क्वांटिटी है वो घटा दें और बैलेंस के वैल्यू में से इशू का जो वैल्यू है वो घटा दें, शेष जो बचे उस बैलेंस जो बचेगा उसके वैल्यू में क्वांटिटी का भाग दे दें। तो इस प्रकार से भारित औसत मूल्य निकल आएंगे। जैसे कि ये 150 रुपए का मूल्य है 20 रुपया 80 पैसा। नीचे वर्किंग में आप देख लें कि 2 प्रकार की सामग्रियां थी और उनके
क्वांटिटी को भी ध्यान में रखा गया है, तो ये 20 रुपया 80 पैसा। इसी प्रकार से फिर परचेज हो गई है 22 तारीख को। 22 तारीख को 23 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से परचेज हुआ है 200 इकाइयों का। इस 200 से पहले जनवरी 22 से ठीक पहले जनवरी 11 को बैलेंस है 350 का, 200 इसमें जोड़ दें 550 550 इकाइयाँ। ठीक इसी प्रकार से जनवरी 22 से ठीक पहले जनवरी 11 को वैल्यू है 7280 का, उसमें अभी आने वाली रिसिप्ट का वैल्यू है 4600, अगर जोड़ दे तो 11880। अब कीजिए बैलेंस में वैल्यू जो 11880 है उसमें इसी डेट की जो क्वांटिटी है 550 का भाग दे दें तो ये 21 रुपया 60 पैसा जो बीच में प्राइस वाले कॉलम में है, यही वेटेड एवरेज प्राइस है जो अगले वाले इशू में काम में लिया जाएगा। तो जनवरी 24 को आप देखें बीच में इशू में प्राइस में वैल्यू कितना है 21 रुपया 60 पैसा। ये वही है जो कि बैलेंस में भी लास्ट में दर्शा रखा है। और अगला इशू में चूंकि बीच में कोई प्राप्ति नहीं हुई है तो सेम प्राइस पर फिर निर्गमन दर्शा रखा है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न विधियों जो आज हमने देखी उन विधियों में निर्गमन मूल्य की गणना करते हैं। इनको विधियों को बैलेंस में लिखते समय सावधानी रखें, विशेषतः सिंपल एवरेज में यद्यपि उसमें लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन हमेशा पहले वाली क्वांटिटी को पहले निर्मित किया हुआ मान लिया जाता है सिंपल एवरेज में। इसके अलावा ये वेटेज एवरेज आपके सामने है। तो इस प्रकार से नियमों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के स्टोर लेजर अकाउंट हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। इसमें निर्गमन मूल्य भी ज्ञात हो जाता है और बैलेंस के लास्ट वाली डेट पर अंतिम स्टॉक का सामग्री का मूल्य भी ज्ञात हो जाता है। धन्यवाद।